फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, लाजारस चकवेरा ने किस देश के छठवें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? तो लाजारस चकवेरा ने देखिए मलावी के छठवें राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में पद ग्रहण किया है। मलावी जो देश है ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक का मतलब चारों ओर से देशों से घिरा हुआ है। तो मलावी के देखिए छठवें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है लाजारस चकवेरा ने। देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिवस जो है सांख्यिकी दिवस, ये इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में देखिए सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। हाल ही में देखिए 29 जून को 14वां सांख्यिकी दिवस जो है देश में मनाया गया। 29 जून को ध्यान रखिएगा, ये दिवस जो है पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है हर साल। तो सांख्यिकी दिवस देखिए 29 जून। हाल ही में मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए आयरलैंड के देखिए नए प्रधानमंत्री बने हैं मिशेल मार्टिन। 2022 तक देखिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहेंगे। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा दिया जाने वाला गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। किन्हें? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। उन्हें पुरस्कार जो है महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो देखिए संपूर्ण विश्व में योगाभ्यास से होने वाले फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 जून को। पूरे विश्व में देखिए 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है हाल ही में मनाया गया। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर सही होगा, 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और देखिए इस बार की थीम क्या थी, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इस बार की थीम थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार देखिए यह दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2015 से देखिए लगातार हर साल ये दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी। तो क्या थीम थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ए आंसर। हाल ही में इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए फ्रेंड्स, तुर्की के डिप्लोमेट है वोल्कन बोजकिर। इनको देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूएन जनरल असेंबली के 75वें सत्र का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 से देखिए अपना कार्यकाल जो है वो शुरू करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये देखिए यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है। हाल ही में 75वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वोल्कन बोजकिर को। सी आंसर। हाल ही में भारत जीपीएआई में एक संस्थापक सदस्य फाउंडिंग मेंबर के तौर पर शामिल हो गया। जीपीएआई का पूरा नाम है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए जीपीएआई का पूरा नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। पहले देखिए हम एक टर्म समझ लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि इंसान जैसी सोचने वाले या समझने वाले या डिसीजन लेने वाले मशीन को डेवलप करना, ऐसा रोबोट या मशीन का निर्माण करना जो इंसानों की तरह सोच सके और उनके मुताबिक निर्णय ले सके। इसी को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। समझ में आया आपको? और देखिए हाल ही में भारत को जीपीएआई मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक संस्थापक सदस्य मतलब फाउंडिंग मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। अब जीपीएआई क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जिम्मेदारी पूर्ण विकास करने पर आधारित है। जीपीएआई ओके। भारत को देखिए इसमें फाउंडिंग मेंबर बनाया गया, उससे क्या फायदा होगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो भी विकास होगा, इस क्षेत्र में जो भी नई इंफॉर्मेशन निकलेगी, तो भारत भी देखिए उन सबसे कनेक्टेड रहेगा। तो भारत के लिए देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जीपीएआई में उसे फाउंडिंग मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा वो सही होगा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट है डॉक्टर कैथरीन डी सुलिवन। हाल ही में देखिए पृथ्वी के सबसे गहरे मेरियाना ट्रेंच में 7 मील नीचे चैलेंजर डीप को इन्होंने छुआ है। इस प्रकार देखिए महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है कैथरीन डी सुलिवन। ओके, मेरियाना गर्त जो है, मेरियाना ट्रेंच जो है, ये देखिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में
मेरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ध्यान रखिएगा किस महासागर में स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, साथ ही देखिए कैथरीन डी सुलिवन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। 1984 में देखिए अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी बनी थी, कौन? कैथरीन डी सुलिवन। तो हाल ही में देखिए दूसरा रिकॉर्ड भी इनका बना है, महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? देखिए किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म थी। देखिए बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा अभी, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उन्होंने देखिए बांद्रा स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। उनकी अगर प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उनकी फर्स्ट फिल्म थी कायपो छे। प्रमुख भूमिका में देखिए उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? कायपो छे थी। इसके अलावा देखिए महेंद्र सिंह धोनी की आत्मकथा MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, PK, छिछोरे जैसी देखिए चर्चित फिल्में जो है उन्होंने बॉलीवुड में करी थी। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड देखिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? कायपो छे। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस जो है सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रक्तदाताओं को उनके रक्तदान हेतु सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो देखिए 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है। उसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार जो है लड़कों लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करेगी। तो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने करी है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार जो है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रतन लाल, उन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें ये पुरस्कार जो है सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के द्वारा फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की देखिए शुरुआत जो है 1986 में विश्व हरित क्रांति के जनक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। और पहली बार देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। उन्हें देखिए पहली बार ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। और 2020 में देखिए किसे दिया गया? डॉक्टर रतन लाल को पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इनमें से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए चुना गया है? देखिए जून 2020 में बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष जो है किरण मजूमदार शॉ, उनको देखिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये खिताब जीतने वाली वो भारत की पहली फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर के साथ साथ तीसरी भारतीय भी है। तो किरण मजूमदार शॉ, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड ओशंस डे विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस जो है वो मनाया जाता है। और देखिए 2020 में इसकी थीम क्या थी? एक सतत महासागर के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशंस, इस बार की थीम थी। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। इनमें से किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत के प्रसिद्ध गीतकार और लेखक हैं जावेद अख्तर, उन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है ये एक वार्षिक पुरस्कार है। तर्कसंगत और अपने खुले विचारों के लिए देखिए जावेद अख्तर को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय हैं, जावेद अख्तर। ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? जावेद अख्तर को दिया गया। बी आंसर। पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो हाल ही में देखिए जून के महीने में जर्मन स्पोर्ट ब्रांड एडिडास की देखिए भारत में नई एम्बेसडर बनी है, कौन? मानुषी छिल्लर। वर्ष 2017 में देखिए इन्हें मिस वर्ल्ड जो है वो चुना गया था, मानुषी छिल्लर को। हाल ही में देखिए एडिडास की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इस साल देखिए इसकी थीम क्या थी? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी इस बार की थीम थी। ओके,
पहली बार देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी। तो देखिए इस साल की थीम क्या थी, ध्यान रखिएगा, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। ये आंसर। हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वह थे। देखिए बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे वाजिद खान। हाल ही में इनका निधन हो गया। उनके देखिए अपनी भाई के साथ में जोड़ी साजिद वाजिद जो है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। तो वाजिद खान जो है वो देखिए कौन थे? गायक एवं संगीतकार थे। डी आंसर। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो फीफा ने देखिए हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से प्रदान करने का निर्णय लिया है। किन्हें? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। सी आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? देखिए देश के प्रवासी मजदूरों की मदद करने और उनके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान जो है देखिए 6 राज्यों से शुरू किया जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा। ठीक है, इन 6 राज्यों से देखिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। हाल ही में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देखिए लॉस एंजलिस अमेरिका में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है वो हाल ही में किया गया है। तो कहाँ पर? देखिए अमेरिका स्थित लॉस एंजलिस में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? देखिए किसे चुना गया? भारत को। हाल ही में भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य जो है वो चुना गया है। भारत का कार्यकाल जो है वो जनवरी 2021 से शुरू होगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये संयुक्त राष्ट्र के 6 महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसका कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है यूएनएससी, इसमें देखिए कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 जो है वो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और हर साल देखिए 5 अस्थायी सदस्य जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। इस साल देखिए भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य जो है चुना गया है। भारत के साथ साथ देखिए आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी देखिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य जो है वो चुना गया है। ध्यान रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट देखिए भारत कौन सी बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो देखिए इससे पहले 7 बार भारत जो है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रहा है और 8वीं बार देखिए भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य जो है वो चुना गया है। डी आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल देखिए कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत में विकसित की जा रही पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के मानव क्लिनिकल परीक्षण के लिए डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति दे दी गई। ये किस भारतीय कंपनी के द्वारा विकसित की जा रही है? तो देखिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, किसके द्वारा विकसित की जा रही है? भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की जा रही है। हाल ही में देखिए मानव क्लिनिकल परीक्षण ह्यूमन ट्रायल्स के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई द्वारा अनुमति इन्हें दी गई है। भारत बायोटेक जो है इस वैक्सीन को देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी के सहयोग से विकसित कर रहा है। तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में देखिए ये कोवैक्सीन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की जा रही है। ये आंसर। नेक्स्ट देखिए खोलंगछू जल विद्युत परियोजना का संबंध है। खोलंगछू जल विद्युत परियोजना का संबंध देखिए किससे है? भारत और भूटान से। हाल ही में भारत और भूटान ने 600 मेगावाट क्षमता वाले खोलंगछू जल विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत और भूटान के बीच देखिए पहला इंटरप्राइज प्रोजेक्ट है। 2025 तक देखिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का लक्ष्य लिया गया है। खोलंगछू जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? भारत और भूटान से। बी आंसर। भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका संचालन किस राज्य के 2 स्टेशनों के बीच किया गया? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने देखिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हाल ही के दिनों में हासिल की। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। इससे देखिए फायदा क्या होगा? रेलवे को माल ढुलाई में देखिए काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। एक बार में 2 गुने से ज्यादा सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकेगा।
और ये संचालन जो था देखिए गुजरात के 2 स्टेशनों के बीच में जो है वो किया गया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इंडियन रेलवे हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे नेटवर्क टू ऑपरेट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। ठीक है, सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है भारतीय रेलवे ने। यहाँ पर देखिए ए आंसर जो होगा वो सही होगा। गुजरात के 2 स्टेशनों के बीच में देखिए संचालन किया गया है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। हर साल देखिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी देखिए 2020 में इसकी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे इस बार की थीम थी। इंडिया जो है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स दूध उत्पादन में वर्ल्ड में देखिए पहले नंबर पर आता है। मिल्क प्रोड्यूसर देखिए लार्जेस्ट अगर हम बात करें विश्व में कौन है तो वो है भारत। पूरे विश्व का 22% दूध उत्पादन जो है केवल भारत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 2 जून को देखिए हर साल तेलंगाना राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2 जून 2014 को देखिए आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। तभी से देखिए हर साल 2 जून को तेलंगाना राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। बी आंसर। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। एनएसजी की स्थापना हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही के दिनों में अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। एनएसजी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। परमाणु प्रसार को रोकने के उद्देश्य से इस ग्रुप की देखिए स्थापना की गई। मतलब जो देश परमाणु शक्ति नहीं है उन्हें बनने से रोकना इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में देखिए इसमें 48 देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। भारत जो है देखिए 2008 से इस ग्रुप की सदस्यता पाने के लिए कोशिश कर रहा है। हाल ही में देखिए ऑस्ट्रेलिया ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई ने पीआईडीएफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य है देखिए देश भर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीआईडीएफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की है। ये पूरा फंड जो है 500 करोड़ का होगा। इसमें 250 करोड़ जो होगा वो देखिए आरबीआई लगाएगा और 250 करोड़ जो होगा वो बैंक और कार्ड नेटवर्क लगाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है देखिए इस फंड को बनाने का? पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन को प्रोत्साहित करना। आपने देखा होगा नॉर्मली देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो पीओएस मशीन के द्वारा जो है वो किया जाता है। देश भर के देखिए छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने हेतु सक्षम बनाना इस फंड का देखिए बनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो पीआईडीएफ बनाने की घोषणा करी है। इसका उद्देश्य क्या है? पीओएस मशीन को प्रोत्साहित करना। बी आंसर। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ईपीआई इंडेक्स 2020 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है। तो हाल ही में देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ईपीआई इंडेक्स 2020 जारी किया है जिसमें भारत की रैंक जो है वो क्या है? 168 168वीं रैंक है भारत की। भारत की वायु गुणवत्ता, स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ईपीआई इंडेक्स 2020 में 168वां स्थान भारत को दिया गया है। 180 देशों की सूची में देखिए भारत को 168वां स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर देखिए कौन है? डेनमार्क है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ईपीआई इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर देखिए कौन सा देश है? डेनमार्क है। ये आंसर। हाल ही में इनमें से किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल बनाया गया? किसे बनाया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गैरसैंण को। ये आंसर सही होगा। गैरसैंण को देखिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल जो है हाल ही में बनाया गया है। भारत के देखिए उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक शहर है गैरसैंण जिसे समर कैपिटल बनाया गया। वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा सरकार ने राज्य गान का दर्जा दिया। यह गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये गान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा सरकार ने राज्य गान का दर्जा दिया है। डी आंसर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित देखिए यूएसए में स्थित है। उसने लगातार 9वीं बार पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। इस लिस्ट में देखिए भारत का आईआईटी बॉम्बे जो है वो शीर्ष पर रहा है जिसे 172वां स्थान जो है वो दिया गया है। भारत की तरफ से देखिए आईआईटी बॉम्बे जो है
वो 172वें स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर सही होगा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी जो है वो पहले स्थान पर रहा है। पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में हिंसक संघर्ष देखने को मिला? तो देखिए, हाल ही में 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प जो है वो देखने को मिली, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान जो है वो शहीद हो गए और चीनी सेना को भी देखिए काफी नुकसान हुआ। काफी टाइम से देखिए LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां पर देखिए तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो ये तनावपूर्ण स्थिति क्यों बनी, मैटर क्या चल रहा है, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। भारत चीन सीमा विवाद जो है वो हमने अच्छे से पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। गलवान घाटी में देखिए भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में हिंसक झड़प जो है वो देखने को मिली है। ए आंसर। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया है। ये हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर जो है एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने देखिए अपना अंतिम उपदेश दिया था और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में स्थित है। इसीलिए देखिए कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास में सुधार देखने को मिलेगा। तो कहाँ पर स्थित है? देखिए ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनमें से कौन सी भारतीय कंपनी देश की पहली 150 अरब डॉलर मूल्य को छूने वाली कंपनी बनी है? तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। हाल ही में ऑयल इंडिया के बागजन गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, यह स्थित है। देखिए असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजन गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना जो है वो देखने को मिली है। इस कुएं में देखिए पिछले 14 दिनों से अनियंत्रित तरीके से प्राकृतिक गैस का रिसाव हो रहा था। इस घटना के बाद अनेक प्रकार की देखिए वहां पर मत्स्य प्रजातियों और लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन की मृत्यु हो गई। तो प्राकृतिक गैस के रिसाव के चलते देखिए बागजन गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना जो है वो देखने को मिली। कहाँ पर स्थित है? ये असम के तिनसुकिया में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस जो है ये सबसे शुद्ध जीवाश्म ईंधन है जो मुख्यतः मीथेन से बनती है और इसका उपयोग कहाँ होता है? खाना पकाने में, वाहनों के ईंधन में, यहाँ पर इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? देखिए ये बागजन गैस कुआं तिनसुकिया असम में स्थित है। ए आंसर। असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजन गैस कुएं में किस गैस के रिसाव के कारण विस्फोट हो गया? तो किस गैस के रिसाव के कारण? प्राकृतिक गैस के रिसाव के कारण विस्फोट हो गया। सी आंसर। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रजेंद्र नवनीत को 3 साल की अवधि के लिए देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, ब्रजेंद्र नवनीत को। ए आंसर। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन रिजर्व जो है वो 500 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत का स्थान है। तो वर्तमान में देखिए फॉरेन रिजर्व के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। और पहले स्थान पर देखिए कौन है? चाइना है। चाइना के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कितना है? 3400 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। 3400 बिलियन डॉलर से ज्यादा है चाइना के पास में फॉरेन रिजर्व। और भारत के पास देखिए फॉरेन रिजर्व कितना है? 500 बिलियन डॉलर है। 500 बिलियन डॉलर के पार भारत के पास में फॉरेन रिजर्व है। ठीक है, विश्व में 5वें स्थान पर आता है। वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में कौन सा देश पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर कौन सा देश है? देखिए चाइना है, जिसके पास में 3400 बिलियन डॉलर से ज्यादा जो है फॉरेन रिजर्व है। चर्चा में रही कोहाल जल विद्युत परियोजना का संबंध किन 2 देशों से है? तो देखिए किन 2 देशों से है? चाइना और पाकिस्तान से है। हाल ही में चाइना जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसमें कोहाल जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। चीन द्वारा इस परियोजना को झेलम नदी पर निर्मित जो है वो किया जाएगा। भारत जो है इस परियोजना का देखिए काफी ज्यादा विरोध कर रहा है। तो कोहाल जल विद्युत परियोजना जो है हाल ही के दिनों सुर्खियों में रही थी, तो ध्यान रखिएगा चाइना और पाकिस्तान से संबंधित है कोहाल जल विद्युत परियोजना। डरबुक शोक दौलतबेग ओल्डी रोड हाल ही के दिनों सुर्खियों में रही। यह रोड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
डरबुक शोक दौलतबेग ओल्डी रोड के बारे में देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। लद्दाख में स्थित है डरबुक शोक दौलतबेग ओल्डी रोड। इसका निर्माण कार्य जो है लगभग 2 दशकों के बाद में 2020 तक देखिए पूरे होने की संभावना है। इस रोड को देखिए सेना के बीच जो है किस नाम से जाना जाता है, सब सेक्टर नॉर्थ, ठीक है, SSN के नाम से सेना में इसे जाना जाता है। इस रोड के बनने से देखिए भारत की LAC पर स्थिति जो है वो मजबूत होगी। चाइना और भारत के बीच जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर देखिए भारत की स्थिति जो है वो मजबूत होगी। इसी कारण चीन जो है वो इसका विरोध कर रहा है और घुसपैठ करने की कब से कोशिश कर रहा है। ये सड़क जो है लेह को कारकोरम दर्रे से कनेक्ट करती है। चीन के देखिए शिनजियांग प्रांत से लद्दाख को अलग करती है डरबुक शोक दौलतबेग ओल्डी रोड, ठीक है। कहाँ पर स्थित है देखिए, ये पूर्वी लद्दाख में स्थित है। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा, लद्दाख। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना हाल ही के दिनों सुर्खियों में रही। यह किस नदी पर प्रस्तावित है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में काफी जन विरोध के बाद में केरल सरकार ने चालकुडी नदी पर बनने वाली अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना पर फिर से काम करने का निर्णय ले लिया है। जुलाई 2007 में देखिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी और 2010 में देखिए विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों की ओर से जोरदार विरोध के बाद इस परियोजना पर काम जो है वो रुक गया था, क्योंकि इस परियोजना से काफी वन भूमि का नुकसान होना था। इस कारण से इस परियोजना को रोक दिया गया था। तो 2010 से देखिए इस परियोजना पर काम रुका हुआ था। हाल ही में देखिए केरल सरकार ने चालकुडी नदी पर बनने वाली अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना पर फिर से काम करने का निर्णय ले लिया है। तो किस नदी पर प्रस्तावित है देखिए, ये चालकुडी नदी पर प्रस्तावित है, सी आंसर। चालकुडी नदी जो है केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। हाल ही के दिनों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को खारिज करते हुए किसे एक मौलिक अधिकार नहीं बताया है। हाल ही के दिनों में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया, आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में देखिए अनुच्छेद 32 जो है किसी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह सहायता के लिए न्यायालय जा सकता है। ओके, तो उसी से रिलेटेड देखिए दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा एक इम्पोर्टेंट चीज और, मूल संविधान में देखिए कुल 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान बना था तब उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार जो है वो प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। क्लियर? मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। कौन कौन से अधिकार है देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार जो है वो प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। संविधान के देखिए भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो हाल ही के दिनों में देखिए अनुच्छेद 32 जो है वो सुर्खियों में रहा था, इसीलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वंशधारा नदी जल विवाद सुर्खियों में रहा, यह किन राज्यों से संबंधित है? देखिए वंशधारा नदी जल विवाद जो है वो किन राज्यों से संबंधित है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य से संबंधित है। वंशधारा नदी जो है ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य से होकर बहती है। हाल ही में आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा राज्य के बीच 2009 से उत्पन्न वंशधारा जल विवाद के समाधान को लेकर वार्ता की स्थिति जो है वो बनी है, इसीलिए ये देखिए सुर्खियों में रहा है। देखिए मैटर क्या हुआ था, ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार को 2009 में शिकायत दर्ज कराई थी कि आंध्र प्रदेश जो है वो वंशधारा नदी पर तेज बहाव वाली नहर का निर्माण कर रहा है, जिससे कि नदी का बहाव जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है, तभी से देखिए विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा, इस तरीके की देखिए समस्याओं से निपटने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 262 को शामिल किया गया है। ये अनुच्छेद जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद को निपटाने हेतु केंद्र सरकार को एक अस्थायी न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। वंशधारा नदी जल विवाद जो है ये सुर्खियों में रहा, किन से संबंधित है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पुरी की रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? देखिए किस भगवान से संबंधित है? भगवान जगन्नाथ से। उड़ीसा स्थित पुरी में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा की वार्षिक रथ यात्रा का जश्न जो है वो मनाया जाता है। इस साल भी देखिए कोविड-19 की स्थिति के चलते
रथ यात्रा काफी चर्चा में रही। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए शर्तों के साथ रथ यात्रा निकालने की इजाजत जो है वो प्रदान की थी। हाल ही में देखिए जून के महीने में इस यात्रा का आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा के आयोजन के लिए राज्य सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने 41 घंटों के लिए राज्य में कर्फ्यू लगाया था। तो पूरी की रथ यात्रा जो है वो देखिए किस भगवान से संबंधित है? भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश की किस नदी के तट पर सदियों पुराने नागेश्वर स्वामी मंदिर का पता चला है? तो आंध्र प्रदेश की देखिए पेन्ना नदी के तट पर रेत खनन के दौरान सदियों पुराने नागेश्वर स्वामी मंदिर का पता चला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देखिए इस मंदिर का संबंध जो है वो भगवान शिव और भगवान परशुराम से माना जा रहा है। पेन्ना नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, पेन्ना नदी के तट पर सदियों पुराने नागेश्वर स्वामी मंदिर का हाल ही में पता चला है। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। सुर्खियों में रही नागालैंड राज्य की किण्वित सोयाबीन को कहा जाता है। देखिए हाल ही के दिनों में नागालैंड राज्य की किण्वित सोयाबीन जो है काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई है। इस किण्वित सोयाबीन को देखिए एक्सोन के नाम से जाना जाता है। एक्सोन जो है ये नागालैंड की सेमा जनजाति के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागालैंड राज्य की किण्वित सोयाबीन को क्या कहा जाता है? एक्सोन कहा जाता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, यह किस देश में स्थित है? तो देखिए इंडोनेशिया स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही के दिनों में देखिए 2 विस्फोट जो है वो देखने को मिले। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण देखिए 6 किलोमीटर ऊंचाई तक इससे राख निकलने की घटना जो है हाल ही में देखने को मिली। ये ज्वालामुखी जो है दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट मेरापी कहाँ पर स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। सी आंसर। चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप समूह विवाद किन देशों के मध्य चल रहा है? किन देशों के मध्य चल रहा है? देखिए ये जापान और चीन के मध्य देखने को मिल रहा है। वर्तमान में देखिए सेनकाकू द्वीप पर जापान का कब्जा है, लेकिन चीन इसकी मांग करता है। चीन सरकार जो है इसे देखिए डियाओ डाओ के नाम से पुकारती है। जापान जो है ये देखिए 1895 के बाद से सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा पेश करता है, जबकि चाइना ये दावा करता है कि 1783 के जापानी मानचित्र पर डियाओ डाओ को चीनी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। तो हाल ही के दिनों में देखिए सेनकाकू द्वीप समूह विवाद जो है चर्चा में रहा। किन 2 देशों के मध्य चल रहा है? देखिए ये जापान और चीन के मध्य। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही के दिनों में देखिए दुनिया में शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की ताजा रैंकिंग जो है वो जारी की गई है, जिसमें जापान का सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। इसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो बताया गया है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर जो है वो प्रति सेकंड कितनी है? 5130 करोड़ है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? फुगाकू है। इसे किसने विकसित करा है? जापान ने। बी आंसर। इस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता मतलब प्रोड्यूसिंग स्टेट बना है? तो गेहूं का देखिए सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इस साल कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश बिकम लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन कंट्री। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया। इनमें से कौन इसमें शामिल है? देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने भारत की रक्षा, अखंडता और भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया है। 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। इन 59 चाइनीज एप्लीकेशन में देखिए 3 बहुत ज्यादा फेमस रही, टिकटॉक, शेयरिट और यूसी ब्राउजर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ये तीनों एप्लीकेशन जो है इन 59 चाइनीज एप्लीकेशन में शामिल थी। ठीक है, टिकटॉक, शेयरिट और यूसी ब्राउजर। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है। तो देखिए इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी की गई वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत को देखिए किस स्थान पर रखा गया है? 43वें स्थान पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, 63 देशों की सूची में भारत को 43वां स्थान जो है वो दिया गया है। पहले स्थान पर कौन सा देखिए देश है? सिंगापुर है। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियों का कारण बताते हुए, जैसे कि बुनियादी ढांचा, शिक्षा में अपर्याप्त निवेश, इनके चलते भारत को देखिए 43वें स्थान पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां। हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए एमी पुरस्कार विजेता कृष्णेंदु मजूमदार को
ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पहले देखिए अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, कृष्णेंदु मजूमदार, बी आंसर। हाल ही में अंबरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली। यह नदी स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित देखिए अंबरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना हाल ही में देखने को मिली है, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा भी की गई थी। लगभग 20,000 टन डीजल जो है वो नदी में बह गया। ये नदी जो है पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है। कौन सी नदी? अंबरनाया नदी। ये दुर्घटना जो है आधुनिक रूसी इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिसाव घटना है। इससे पहले देखिए 1994 में रूस में कच्चे तेल का रिसाव की घटना जो है वो घटी थी, जो कि कई महीनों तक चली थी। उसके बाद देखिए दूसरी सबसे बड़ी घटना है ये वाली, जो हाल ही के दिनों में घटी है। अब देखिए बात करते हैं कि तेल रिसाव कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको एक टर्म पता होना चाहिए जो कि है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? ऐसे स्थान को कहते हैं जो कि कम से कम लगातार 2 वर्षों से जमा हुआ हो। तो देखिए आर्कटिक क्षेत्र में जो परमाफ्रॉस्ट था, जहां पर 30 वर्षों से ईंधन टैंक जिस पर रखा हुआ था, वो देखिए इलेक्ट्रिक पोल के गिरने के कारण पिघलने लगा, जिसके कारण तेल रिसाव की दुर्घटना जो है वो देखने को मिली है। तो समझ में आया आपको किस तरीके से देखिए दुर्घटना घटी है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुमा फिरा के देखिए क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कहाँ पर स्थित है ये नदी? रूस में स्थित है। हाल ही में रूस की किस नदी में तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली है? तो देखिए घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंबरनाया नदी में देखिए तेल रिसाव की दुर्घटना जो है वो देखने को मिली है, डी आंसर। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है? देखिए एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। उसके द्वारा हाल ही में नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे भेजा गया है। यह पहली बार हुआ है जब किसी निजी कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। तो ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स है, बी आंसर। ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? एलन मस्क है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका संबंध है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर की सभी समस्याओं का समाधान करना और इस सेक्टर में देखिए सहायता करना, इस चैंपियंस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित है चैंपियंस प्लेटफॉर्म, डी आंसर। हाल ही में अरब सागर में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला है? किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला है? देखिए चक्रवात निसर्ग का। चक्रवात निसर्ग से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। क्योंकि देखिए जून मंथ में घटी घटना है, तो इससे रिलेटेड एक बार देखिए सारे क्वेश्चंस भी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो किस चक्रवात का प्रभाव देखिए अरब सागर में देखने को मिला? चक्रवात निसर्ग का। IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने निसर्ग चक्रवात को किस श्रेणी या स्टेज का चक्रवात बताया है? तो देखिए निसर्ग चक्रवात जो था ये देखिए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। इसमें विंड की स्पीड कितनी थी? देखिए 120 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो बी आंसर। निसर्ग चक्रवात का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला। इस चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो निसर्ग चक्रवात का नाम जो है किस देश के द्वारा दिया गया? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया, बी आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।